हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था मोल कंसेप्ट लेक्चर 1, उसमें मैंने आपको मैटर, उसके क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट के बारे में बताया था। आई होप आप सब ने जो है उस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, उससे कुछ सीखा होगा। तो जो भी आप सीखे हैं उसको जांचने के लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हम आपको डीपीपी के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। पहले और दूसरे लेक्चर का जो डीपीपी है हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जाके वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के क्वालिटी कंटेंट को आप देख सकते हैं कि कैसा प्रोवाइड हो रहा है। इसके बाद अगर आपको हमारे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या डीपीपी चाहिए, इवन आपको ऑनलाइन टेस्ट या एनसीईआरटी हाईलाइट चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपया है। और इसको भी हम आपके लिए कम कर दिए हैं। पहले 20 बच्चे के लिए ये जो प्राइस है मात्र 149 रुपया है। अभी तक हमारे पास 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है इस ग्रुप को, है ना। तो आप भी जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव पीडीएफ नोट्स या डीपीपी ले सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं एग्ज़ाम तक, है ना। एग्ज़ाम तक के लिए ये एक्सेस है, वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि 149 रुपया भी ज़्यादा है, तो उनको ग्रुप ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। ये सीरियस बच्चों के लिए है। आपको पता है कि 149 रुपया लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। इससे रिचार्ज भी आपको नहीं होता है आजकल। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सीरियस बच्चे हैं या फिर कौन से बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं इस चैनल से, ये देखने के लिए बस ये प्राइस रखा गया है। और ये भी प्राइस 100% रिफंडेबल है, हम आपको दे देंगे। कब? जब आपका यूआर रैंक जो है इसी में 500 के अंदर आएगा। तो जो भी आपको लग रहा है कि 149 रुपया ज़्यादा है आपके लिए, तो ये भी हम आपको बिल्कुल 100% प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे आप, है ना। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, है ना, 78 57 82 98 15 पर। और यहाँ पर आपको मैसेज करना है कि मुझे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो मोल कंसेप्ट लेक्चर 2 में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वह है सिग्निफिकेंट फिगर और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर से कई बार जो है पीसीसी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अच्छे से इसको समझिएगा और बहुत आसान भी है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमें मेजरमेंट की सटीकता, मेजरमेंट की रिलायबिलिटी, मेजरमेंट का प्रिसीजन बताने का काम करता है कि कोई मापन जो है वो कितना सही है, सटीक है, भरोसेमंद है, ये बताने का काम सिग्निफिकेंट फिगर करता है। जितना ज़्यादा किसी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही सटीक, उतना ही भरोसेमंद जो है वो मेजरमेंट माना जाता है। जैसे हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं कि आप जो है मार्केट गए सेव खरीदने के लिए, है ना। आपने 4-5 सेव उठाया और दुकानदार को दे दिया कि भैया इसको आप तौल दीजिए, जो भी होगा हम ले लेंगे। दुकानदार के पास जो है 2 मशीन है वेट को मेजर करने वाला। एक पुराना है और दूसरा एडवांस टेक्निक से बना हुआ है। पुराना वाला पर जब वो मेजर कर रहा है तो 2 किलो, जो भी आपको आपने सेव दिया था तौलने के लिए, वो 2 किलो आ रहा है। और दूसरा वाला पे 2.12 केजी आ रहा है मान लीजिए। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही है, सटीक है, भरोसेमंद है, ये जांचने के लिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा। पहला वाला मशीन का जो है सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। अभी कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं आगे। अभी आप देखिए कि जो भी नंबर रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 3 डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ रहा है। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, मेजरमेंट माना जाएगा कि वो मशीन जो है उतना ही अच्छा मेजरमेंट करता है, उतना ही सटीक, उतना ही भरोसेमंद है। आपके लिए ये नुकसान हो सकता है, आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन दुकानदार के लिए जो है इसी मशीन का यूज़ करना उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सटीक जो है माप करता है ना। ये ग्राम तक, जो छोटा-छोटा जो ग्राम यूनिट है उसको भी ये मेज़र कर दे रहा है। जबकि जो पहला वाला मशीन है ये ग्राम में जो थोड़ा-सा मेज़रमेंट आ रहा है उसको मेज़र नहीं कर पा रहा है ना, ये केजी तक ही सीमित है।
जबकि ये ग्राम को भी मेजर कर पा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिंपल शब्दों में ये मेजरमेंट के सटीकता को, मेजरमेंट जो है कितना सही है, सटीक है, ये बताने का काम करता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का जो है कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होता है ना। यहाँ पर तो आपको रूल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। मैं आपको इसके बाद रूल के बाद एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ, जो कि मेरा टेक्निक है तीर चलाओ टेक्निक। आप जो है कोई भी नंबर को देखकर बस दाएं से बाएं से तीर चलाकर आप बता सकते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। फिलहाल आप रूल को समझ लीजिए। देखिए, पहला नियम है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर 285 है, इसमें कोई भी जीरो आ रहा है। नॉन जीरो कहने का मतलब क्या है? जो जीरो नहीं हो, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। तो 285 में कोई जीरो है? कोई जीरो नहीं दिख रहा है, मतलब ये तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है ना। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा नियम है, बहुत आसान आसान नियम है जी। दूसरा नियम है कि अगर जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 2005 है। यहाँ पर 2 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जीरो आ रहा है ना। अगर मान लीजिए इसके इस साइड, इसके इस साइड अगर जीरो रहता तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 2। 2 तो है ही, और यहाँ पर जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 हो जाएगी। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। अभी आप नियम देखिए, सिंपल टेक्निक, इससे भी ट्रिक, आसान टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा जो नियम है कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो सिग्निफिकेंट होता है। मतलब अगर दशमलव के बाद जो है वो जीरो आ रहा है, अंतिम जीरो आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये डेसिमल है ना। दशमलव के बाद जो है यहाँ पर जीरो आ रहा है। दशमलव के बाद अगर जीरो आएगा कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो 0.50 में सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? दशमलव के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है, दशमलव के बाद वाला जीरो काउंट होता है। नॉन जीरो डिजिट के बाद आया हुआ होना चाहिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 हो जाएगा, है ना। चौथा नियम देखिए, दशमलव के बिना अंतिम शून्य, मतलब ट्रेलिंग जीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अभी हम आपको बताएं कि अगर जो है कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो और जीरो आ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो अनसिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे सिंपल आपको 100 kg इस टाइप से लिखा हुआ है, पूछेगा कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो यहाँ पर तो कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है ना। तो डेसिमल जब नहीं दिखे तो वहां पर जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। वैसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है 5000, तो 5000 में सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि ये जो तीनों जीरो आप देख रहे हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है ये। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा नियम, पांचवें नियम पे चलते हैं। पांचवा नियम बोल रहा है कि लीडिंग जीरो बिफोर अ डेसिमल पॉइंट। ये सेम तीसरा नियम के जैसा ही है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो वो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद है। एग्जाम्पल से समझिए, 0.500 और 0.005 कौन सिग्निफिकेंट होगा, इसको अच्छे से आप समझिए। देखिए, इसमें डेसिमल के बाद जो है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ रहा है। पहले डेसिमल है, फिर 5 है, उसके बाद जीरो आ रहा है। तो ये वाला सिग्निफिकेंट में काउंट होगा जीरो। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद डायरेक्ट जीरो आ जा रहा है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद अगर डायरेक्ट जीरो जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है, जबकि नीचे वाले में ये जीरो तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तीर चलाओ टेक्निक बताएंगे, इसको भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल तीर चलाना है। चलिए, छठा नियम जो है वह है कि अगर एग्जैक्ट कोई नंबर है,
उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास 10 बनाना है या 20 अंडा है या 20 बॉल है, यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित हो गया कि उसके पास 10 ही बनाना है। सिंपल अगर कोई 10 बोले, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, तो वो आपका 1 हो जाएगा। सिंपल अगर कोई 20 बोले, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, सिर्फ 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि 20 बॉल या 20 मैंगोज, है ना, 20 आदमी, तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया। और निश्चित नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास 2 बॉल है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। 1 नहीं बोलेंगे वहां पर, इनफाइनाइट, चूंकि 2 ही बॉल है, ये निश्चित हो गया, है ना। चूंकि 2 के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, है ना, 2 के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा ना। इसी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आएगा तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, है ना। यहाँ पर जो है ये अनसिग्निफिकेंट क्यों हो गया था, क्योंकि पहले भी जीरो था। यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ये जीरो जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो ये कितना भी जीरो आप डाल सकते हैं, मतलब तो उसका 2 ही होगा। इसका मतलब कि एग्जैक्ट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर आप नियम नहीं समझे, दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं जिसका नाम है तीर चलाओ टेक्निक। इसमें आपको सिंपल जो है तीर चलाना है दोनों तरफ से, इधर से तीर चलाइए, इधर से तीर चलाइए। तीर चलाने में आपको यह ध्यान रखना है कि तीर जो है जीरो के अंदर इंटर कर जाएगा। तीर जो है जीरो के अंदर तो इंटर कर जाएगा, लेकिन अगर कोई नंबर है या सिंपल नॉन जीरो डिजिट अगर है, मतलब जो जीरो नहीं हो, उसके अंदर तीर जो है आपका इंटर नहीं करेगा। मतलब जीरो के अंदर जो है वो तीर इंटर करेगा, बट नॉन जीरो डिजिट के अंदर तीर इंटर नहीं करेगा। इसका आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको सिंपल गिन लेना है कितना डिजिट है, वहीं सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 285 लिखा हुआ है ना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इधर से तीर चलाएंगे, ये 2 आ गया, एंटर नहीं करेगा। इधर से चलाएंगे, 5 आ गया, जीरो तो नहीं है, एंटर नहीं करेगा। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3, खत्म हो गया भाई। और देखो, इधर से तीर चलाओ, नहीं जाएगा, इधर से तीर चलाओ, नहीं जाएगा। गिन लो, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना, 4, खत्म हो गया, है ना। इधर से आप तीर चलाइए, तीर आपको बताए थे कि जीरो के अंदर इंटर करते चला जाएगा, करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके रुक जा रहा है। कितना बचा अंक, 1 अंक बचा, है ना। 4 है लेकिन कितना अंक है, ये 1 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। वैसे ही इसमें आप देखिए, इधर से तीर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इधर से तीर चलेगा, 9 आ गया, रोक देगा इसको। गिन लीजिए कितना बच रहा है, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। वैसे ही आप इधर समझिए, इधर से तीर चलेगा, बिल्कुल तीर चलेगा। इधर से तीर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करके, कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो राइट साइड से तीर नहीं चलेगा। डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो राइट साइड से तीर नहीं चलेगा, है ना। इधर से तीर जो है वो चल जाना चाहिए था जीरो के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया। लेकिन डेसिमल के बाद जो है ये जीरो आ रहा है, तो इसलिए राइट साइड से तीर नहीं चलेगा, जबकि लेफ्ट साइड से चल जाएगा। लेफ्ट साइड से जो है डेसिमल के अंदर तीर इंटर कर जाएगा, लेकिन राइट साइड से डेसिमल के अंदर जो है, राइट साइड से जो है जीरो के अंदर डेसिमल के बाद तीर नहीं इंटर करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, है ना। यहाँ पर जीरो के अंदर तीर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है। वैसे ही इसमें देखिए 2.4 गुना 10 के पावर 4, तो ये जो 10 के पावर 4 देख रहे हैं ये अनसिग्निफिकेंट होता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 2। वैसे ही देखिए 5 किलो कोई टोमेटोज बोल रहा है, 50 किलो टमाटर। यहाँ पर टमाटर की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई कि 50 किलो ही है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ना। वैसे ही 10 लोग, अब यहाँ पर लोग क्या हो गए, निश्चित हो गए, एक फाइनाइट नंबर हो गया। और फाइनाइट नंबर का जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, इनफाइनाइट।
आई होप आपको अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला है ना, स्टार यहाँ पे कर दे रहे हैं। इसको आपको भूलना नहीं है कि डेसिमल के बाद राइट साइड से जीरो के अंदर तीर इंटर नहीं करता है। इसको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। चलो अब देखो, इसके बाद जो है राउंडिंग ऑफ के नियम। अब क्या होता है कि जब हम किसी मेजरमेंट का कैलकुलेशन करते हैं या कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर उस कैलकुलेशन को हमें सही सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना होता है तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ करने का मतलब कि नंबर को हटाना, है ना, सिंपल जो है उस डिजिट को हटाना। तो राउंड ऑफ करने का जो है कुछ नियम है, ऐसे ही जो है आंख बंद करके हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ नियम है, बहुत आसान आसान नियम है, एक बार सीख लीजिए इसको। देखिए, अगर जो आप नंबर हटा रहे हैं वो 5 से कम है ना, अगर कोई आप नंबर को हटा रहे हैं और वो 5 से कम है, तो उसके बाद वाले नंबर पर कोई असर नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे देखो यहाँ पर जो है एक नंबर दिया हुआ है 4.332। इसको बोला जा रहा है कि 2 दशमलव स्थान तक आप राउंड ऑफ कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक राउंड ऑफ करना है। मतलब कि यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद कई गो डिजिट आ रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट आ रहा है। लेकिन हमें जो है दशमलव के बाद चाहिए कि 2 ही डिजिट रहे। ये जो तीसरा डिजिट आपको दिख रहा है 2, ये न रहे। इसको हटाने का काम ही क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ। तो इसको हटाना है। तो हटाने का नियम क्या है कि 2 को देखेंगे कि 5 से बड़ा है कि छोटा है कि 5 के बराबर। तो 2 आपको पता है कि 5 से कम है। तो जब भी आप यहाँ पर नंबर को हटाते हैं तो ये वाला नंबर पे कुछ असर होता है या कुछ असर नहीं होता है ना। इसके बाद वाले नंबर को ही आपको चेंज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो इस 2 को आप हटाइएगा तो 2 जो है 5 से कम है, और 5 से कम रहने पर ये जो इसके बगल वाला है, इसके बाद वाला नंबर, इस पे कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 5 से कम है। तो सिंपल आप इसको हटाइएगा 2 को, तो अंक क्या हो जाएगा 4.33। मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.33। समझ गए? वैसे ही देखो एक और नंबर है 5.273 या 27 मान लीजिए 4 है। इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो क्या करेंगे, 4 को हटाएंगे। अब इस 4 को हटाइएगा तो 4 को देखना है कि 5 से कम है कि ज़्यादा है। तो 5 से कम है तो इसको हटा दीजिए आप, और 5 से कम है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिंपल 5.27 लिखिए, आपका आंसर हो जाएगा। यही राउंड ऑफ का नियम है। दूसरा देखो, अगर मान लीजिए वो नंबर हटा रहे हैं और 5 से ज़्यादा है। पहला नियम में क्या था कि 5 से कम था। अब अगर मान लीजिए उस नंबर को हटा रहे हैं और 5 से कम है, तो जिस भी नंबर को हटा रहे हैं उसके बगल वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। जो भी नंबर आप हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके बगल वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि 4.337, इसको 2 दशमलव स्थान तक या 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें राउंड ऑफ करना है। मतलब हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आए। यहाँ पर 3 डिजिट दिख रहा है, हम चाहते हैं 2 ही डिजिट आए। 1 को हटाना पड़ेगा तो हटाइए, 7 को हटाना पड़ेगा, है ना। इधर से ही हटाते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 4 को हटा दीजिएगा। हम आपको नंबर पढ़ने का तरीका बताए थे, लेफ्ट से जो है राइट की तरफ नंबर को पढ़ा जाता है। लेफ्ट क्या है, ये वंस, टेंस, 100, 1000 इस टाइप से पढ़ा जाता है। तो 7 को हटाइए। अब 7 को हटा रहे हैं तो 7 क्या है जी, 5 से बड़ा है। तो 3 पे असर पड़ेगा। 3 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.34, है ना। हटाने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.34। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो तीसरा जो नियम है वह है कि अगर मान लीजिए जो डिजिट आप हटा रहे हैं, जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो एकदम 5 है, एकदम 5 है, एग्जैक्टली 5 है, तो क्या होगा, तो 2 चीज देखना पड़ेगा आप कि 5 को हटाने के बाद जो उसके बाद वाला नंबर है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना। तो अगर इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, और ऑड होगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 6.365, है ना। इसमें 5 को जो है हटाना है। तो 5 को हटाने के बाद इसके अगल वाले नंबर को देखेंगे, कितना है, 6। 6 क्या है जी, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या जो 2 से कट जाए, तो 6 2 से कट जाएगा, मतलब इवन नंबर है। तो 6 पे कोई असर नहीं होगा, है ना। तो सिंपल राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर क्या हो जाएगा, 6.36, ये आपको दिख रहा है। अगर आप 5 को हटा रहे हैं,
है ना। अगर आप 5 को हटा रहे हैं और इसके बाद वाला नंबर ऑड में होगा तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ये सब नियम है, आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर देखिए 6.375 है, हमें 5 को हटाना है, 5 को हटाएं, इसके बाद वाला नंबर देखेंगे ये क्या है जी, ऑड है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इस 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6.38 राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये राउंड ऑफ का नियम है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है देखो कुछ और एग्जांपल आप समझ लीजिए इसमें राउंड ऑफ का। जैसे मान लीजिए हमसे बोला जा रहा है कि 32 को राउंड ऑफ करना है सबसे नजदीक, मतलब नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करना है। 32 का जो नजदीकी 10 वाला है अंक वो कौन होगा, नजदीकी 10 वाला मतलब जिसमें जीरो है। तो 32 के नजदीकी 10 वाला या तो 30 है या फिर 40 है। वैसे ही 87 के नजदीकी 10 वाला क्या है, या तो 80 है या फिर 90 है। तो इसी के अप्रोक्स हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब राउंड ऑफ कीजिए। तो 32 में जब आप राउंड ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पर 2 को हटाएंगे हम लोग। तो जब आप 2 को हटाइएगा तो 2 क्या है जी 5 से कम है। तो 3 पे असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा। लेकिन 2 के जगह पे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, अब खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो 32 को जब आप राउंड ऑफ कीजिएगा नियरेस्ट 10 में तो आंसर क्या आएगा 30, है ना। सिर्फ 3 अगर आप लिख दीजिएगा और इस 2 को हटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका गलत, चूंकि हमसे नियरेस्ट 10 पूछ रहा है और 32 का नजदीकी जो है कौन है 30 है ना। वैसे ही 87 को देखिए, 87 में आप 7 को हटाइए। 7 क्या है जी 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है, जब इसको हटाएंगे तो 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 9। और 7 के जगह पे क्या लिखेंगे, चूंकि इसको हटा दिए तो इसके जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। तो 87 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो कितना हो जाएगा 90, है ना। सिर्फ आप 8 या 9 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर 3 आप नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। जो भी हटाएं उसके जगह पे आपको 0 भी लिखना पड़ता है, चूंकि नियरेस्ट 10 हमसे पूछ रहा है। तो 87 का जो करीबी 10 वाला है या करीबी है कौन है 90, और 32 का जो करीबी है कौन है 30, 40 नहीं है, है ना। ये आपको राउंड ऑफ के नियम से भी पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, है ना। इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जो है कुछ नियम होता है। जैसे अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है उसको आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, जो उसका आंसर होता है, वो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में ही देना पड़ता है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रख के ही उसका आंसर आपको करना होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जब किसी नंबर को, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को या सिग्निफिकेंट नंबर को जब आप जोड़ते हैं तो आंसर उसका क्या होगा, इसको आप समझिए। तो चाहे आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों के लिए सेम नियम है। तो जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है, जोड़ने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसको लीस्ट डेसिमल पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, इनको जोड़ा जा रहा है। मैं इधर फ्रेश लिख रहा हूँ, 12.11 है, 18.0 है ना, 1.012 है। इसको जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 31.122, और इसको आप आंसर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका गलत। आंसर भी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए ही किया जाता है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो आंसर दिया जाता है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक के आंसर को दिया जाता है, या लीस्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसी के टर्म में आंसर देना होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि क्या कहने का मतलब है। ऊपर वाला जो आप नंबर देख रहे हैं 12.11, डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट दिख रहा है, एक, एक, दो डिजिट दिख रहा है। दूसरे वाले में देखिए 18.0, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। इसमें देखिए तीसरे वाले में 1.002, डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है 1 2 3, 3 डिजिट दिख रहा है। तो आंसर जो आपको देना होता है वो लीस्ट डेसिमल डिजिट में आंसर देना रहता है, जिसमें भी कम से कम डेसिमल के बाद जो है डिजिट होता है उसी में आंसर देना होता है। जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 31.122, डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है जी 3 डिजिट आ रहा है। तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। हमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट वाला आंसर ही चाहिए। तो मतलब ये जो दो आप देख रहे हैं इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
मतलब डेसिमल के बाद जो है एक ही आपको डिजिट होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट में ही आंसर देना रहता है। तो क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अभी आप नियम सीख चुके हैं। क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे, इस पे कोई असर होगा? नहीं होगा। फिर इस 2 को हटाएंगे तो इस पे कोई असर होगा? नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31.1। तो चाहे आप इसको जोड़िए, चाहे आप इसको घटाइए, जो आंसर देना रहता है वो लीस्ट डेसिमल डिजिट में आंसर देना रहता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं 5.444 और 2.3 को, आप जोड़िए। 2.32 को मान लीजिए जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर आ रहा है 4, 6, 7 और इधर 7। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं। अभी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले में देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट। नीचे वाले में 1 और 1 2 डिजिट। तो सबसे कम डिजिट जिसमें होगा उसी में आंसर आएगा। मतलब जो आंसर होगा उसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहना चाहिए, तभी आंसर सही होगा। मतलब इस 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को आप हटा लीजिए। 4 क्या है जी, 5 से कम है, तो हटाइएगा तो 6 पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7.76। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना? ये सही आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में नहीं है। तो ये है सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन का नियम। आप चाहे घटाइए या जोड़िए, दोनों में आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। इसी टर्म में आंसर दिया जाता है। यही सब लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब गुना और भागा में जो होता है वो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर के नियम का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आप किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर को आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर दिया जाता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में। एडिशन मल्टी और सब्सट्रैक्शन में क्या था, आंसर दिया जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। यहाँ पर आंसर देना रहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर में। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ, बोल रहा है कि 2.5 को हम गुना कर रहे हैं 1.25 से। गुना कर रहे हैं, गुना करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3.125, और यहीं आप आंसर कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका गलत। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में जो इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो आंसर देना रहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए। अभी आपको तरीका बताएं, तीर चलाओ टेक्निक। इधर से तीर चलाइए, इधर से तीर चलाइए, नहीं इंटर करेगा। कितना अंक बच रहा है, 1 और 1 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जी, 2। वैसे ही नीचे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। तो जो आपका आंसर होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी वो कितना होना चाहिए, 2। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होता है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो आंसर में भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2। लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसीलिए ये क्या है, गलत है। इसका मतलब ये सबको हम लोग हटाएंगे, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 को हटाइए। 5 को हटाने के बाद ये नंबर देखेंगे क्या है जी, इवन है, तो इस पर कोई असर होगा, नहीं होगा। फिर 2 को हटाइए, 2 भी क्या है, 5 से कम है, तो इस पर कुछ असर होगा, नहीं होगा। सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.1। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। चाहे आप इसमें भाग दीजिए चाहे गुना कीजिए, दोनों में यही चीज होता है ना? तो वही आंसर आपका क्या आएगा, 3.1। ये 1 नहीं है, 3.1 हो गया, है ना? तो अभी तो हम मल्टीप्लीकेशन किए, वैसे ही आप डिवीजन में भी ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। जहां पर ट्रिक लगाना था वहां पर आपको ट्रिक भी बता दी। अब जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वह है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 नियम आता है, और ये जो नियम है जब हम एलिमेंट और कंपाउंड को एक साथ या केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है ये बताने का काम करता है। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 नियम है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फर्दर 5 नियमों में बांटा गया है। ये नियम बताता है कि जब किसी एलिमेंट और कंपाउंड एक साथ आते हैं या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, करते हैं, भाग लेते हैं,
तो वो किस तरीके से बिहेव शो करते हैं, किस तरीके का व्यवहार शो करते हैं, ये बताने का काम करते हैं। तो चलिए एक एक नियम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला जो नियम है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नियम कहता है कि मास, मैटर या सिंपल आप एटम्स बोलिए, है ना, मैटर किससे बना है जी, एटम से मिलकर बना होता है। तो ये नियम कहता है कि जो मास है वो उसको ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, मतलब ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। मतलब जितना पहले रहता है उतना ही बाद में रहता है। रिएक्शन के पहले जितना मास है उतना ही रिएक्शन के बाद मास रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। समझ गए, बहुत आसान है। वहीं लिखा हुआ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये इसका प्रिंसिपल है। तो टोटल मास जो है रिएक्टेंट का, जो कि रिएक्शन से पहले था, वो बराबर रहता है प्रोडक्ट के बाद, है ना। जो रिएक्टेंट के पहले जो मास था, प्रोडक्ट के बनने के बाद भी जो मास होगा वो सेम ही रहता है। इसका मतलब एटम्स जो है वो सिंपली रीअरेंज होता है, जबकि क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। मतलब वहां पर क्या होता है, एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। एटम ना ही डिस्ट्रॉयड होता है ना ही क्रिएट होता है ना, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही वाला नियम है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे इसको हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएं, तो आप मोमबत्ती जलाते हैं, है ना। जब आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो खत्म हो जा रहा है, जितना मास उसका पहले था वो तो मास अब नहीं बच रहा है, थोड़ा सा मोम जो है लास्ट में बच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, जब मोमबत्ती जल रहा है तो जलने पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करने पर वो कन्वर्ट हो जा रहा है CO2 और वाटर वेपर में। तो जो उसका CO2 है और जो वाटर वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसके वेट को अगर आप जोखिएगा तो जो पहले मोमबत्ती का वेट था उसी के बराबर आएगा। तो ये हमें बताता है कि मास जो है ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ और ना ही क्रिएट हुआ, जितना पहले था उतना ही बाद में रह गया, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि मोमबत्ती तो खत्म हो गया भाई, वजन तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, CO2 और वाटर में। तो जिसमें भी कन्वर्ट हुआ है उसको आप कलेक्ट कीजिएगा तो जो पहले भार था उतना ही भार आएगा। एक और रिएक्शन से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा, है ना, मार्बल का फॉर्मूला है, चूना का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट के भार को देखिए कितना है जी, 100 ग्राम, है ना। ये आपको तो निकालने आना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 ग्राम होता है। नहीं पता है तो हम आपको पीरियोडिक टेबल बताएंगे, वहां पर आप जान जाइएगा, है ना। वैसे आप 10-12 में या फिर 9-10 में भी पढ़े होंगे कि कैल्शियम का जो भार होता है वो 40 होता है, कार्बन का जो है 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। तो 6 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100। मतलब पहले कैल्शियम कार्बोनेट कितना था, 100 था। अब ये कन्वर्ट होने के बाद भी कितना होना चाहिए, 100। देखिए 100 आएगा ना। कैल्शियम ऑक्साइड का जो भार जोखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 56 ग्राम। और CO2 में आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। 56 और 44 को जोड़िएगा तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 100। मतलब जितना पहले भार था उतना ही भार कितना है, बाद में। यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि टोटल मास जो है वो कंजर्व्ड है, ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉयड हो रहा है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था, तो ये महान साइंटिस्ट ने दिए थे। इनका नाम है एंटोनी लेवॉइजर। इनका नाम क्या है, एंटोनी लेवॉइजर। तो ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था, लेवॉइजर साहब ने दिया था। अब देखिए दूसरा जो नियम है वह है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी का और नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्ट लॉ, है ना। क्योंकि इस नियम को जो है जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ प्रोस्ट। उनके सम्मान में जो है इसको प्रोस्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये नियम जो है कहता है कि एक कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उस एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। चाहे उस कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त किए हो, उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, सेम होगा, बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, यही सब जो है आपको लिखा हुआ है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक पानी है, प्योर वाटर।
अब पानी में क्या है जी, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है ना। ये पानी जो आप कंपाउंड देख रहे हैं H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालिए। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम। इसका आप और सिंपल फॉर्म में कीजिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा, 1:8। मतलब अगर आप पानी, चाहे आप समुद्र से निकाल रहे हो, चाहे आप नाला से निकाल रहे हो, टैप वाटर का पानी हो या किसी लैब का पानी हो, कहीं से भी आप पानी ले रहे हैं तो पानी में है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:8 ही होगा। मतलब फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी नियम को हम लोग सिंपल बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अभी आप देखिए, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी आप छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो चाहे आपसे निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आप लकड़ी को जला रहे हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में है क्या जी, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, इसके मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, चाहे कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो। यही नियम है ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आप यहाँ पर भी फिगर से समझ सकते हैं, चाहे वो पानी टैप वाटर का हो या ग्लास में रखा हुआ पानी हो, सब में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:8 ही होता है। यही नियम था, हम आपको सिंपल में समझा दीजिए, बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगला जो नियम है वह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है समझने में, लेकिन बहुत आसान है, आसानी से समझिए आप इसको। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 से अधिक एलिमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट। तो जब 2 एलिमेंट जो है मिलके एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जब एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में होता है। होल नंबर आप जानते हैं है ना, 0 1 2 3 4 5 है ना, डेसिमल में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। होल नंबर का मतलब है सिंपल नंबर, 0 1 2 3 4 5। मतलब इसका समझिए, एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। इन दोनों से मिला के कंपाउंड बनाते हैं। एक बार जो है कार्बन ऑक्सीजन से मिला के हम बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और दूसरा बार बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में है क्या, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए। कार्बन का भार कितना है जी, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम। इसमें CO2 में आप कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए, कार्बन का भार कितना हो जाएगा। इसमें कार्बन का भार 12 ही होगा और ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32। अब देखिए जो भी सेम आ रहा है उसको आप फिक्स कर दीजिए। दोनों में जो कार्बन का भार है वो कितना आ रहा है, 12 ग्राम। इसमें भी 12 ग्राम। इसको जब फिक्स करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो कहने का मतलब क्या, फ्रैक्शन सिंपल, 16/32। इसको आप कटाइए 1/2। ये क्या आया, सिंपल होल नंबर में आया। फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, मतलब 1.2 इस टाइप से ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सिंपल होल नंबर में रेशियो आ रहा है। 16:32 का अगर आप रेशियो कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, 1:2। सिंपल किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। MCQ में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन शो नहीं कर रहा है, तो देखना है कि किसमें भी 3 एलिमेंट अगर आ गया तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब 2 एलिमेंट मिलके एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जब एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है वो किसमें आता है, सिंपल होल नंबर में आता है ना। यही जो है यहाँ पर आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताया है, जो कि हम आपको यहाँ पर समझा दिए। अब इस लॉ को जो है डाल्टन साहब ने दिया था। जैसे सारे नियम को हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि कौन कौन दिया था, वैसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो है ये आप देख रहे हैं डाल्टन साहब, यही जो है इसको दिए थे 1803 ईस्वी में, है ना। तारीख आपको ध्यान रखना नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बहुत सारा कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो जब आप किसी एक के मास को फिक्स कर दीजिएगा तो दूसरे जो एलिमेंट है उसके मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा। आप यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक बार इन दोनों के मिला के क्या बन रहा है, NO बन रहा है, एक बार N2O बन रहा है और एक बार जो है NO2 बन रहा है। सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास को आप निकाल लीजिए, है ना। सब में जो है आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास को निकाल लीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, देखिए हम इधर इसको सोल्व करते हैं। NO N2O और NO2, बहुत आसान है ना। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, नाइट्रोजन का भार कितना होता है जी 14 और ऑक्सीजन का भार 16। इसमें कितना है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 और एक ऑक्सीजन है तो 16। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है जी, एक है, 14 हो जाएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो अब आप क्या कीजिए कि किसी भी दो को उठाइए, है ना। जैसे NO को और N2O को हम लोग उठाते हैं, इसमें आप जो सेम है उसको आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का भार सेम है, 16 सेम है, तो अब इन दोनों का रेशियो लीजिए 14:28। ये क्या आया 1:2, सिंपल होल नंबर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वैसे ही आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को 2 से गुना कर देते हैं। ये N2O में जो भी मास आया इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये अब कितना हो जाएगा, 14 28 दूनी 56 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 32। और ये तो पहले से एक 14 है और एक 32 है। अब जो है सेम दिख रहा है आपको, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है। इसको आप फिक्स कर दीजिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। क्या है, एक में 28 है, एक में 14 है। इसको कटाइएगा तो ये कितना आएगा 2:1। ये भी क्या आया, सिंपल होल नंबर में आया। तो यही जो है सिंपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है, जिसको डाल्टन साहब ने दिया था कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कीजिएगा तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा। 3 नियम हम लोगों ने देख लिया। चौथा नियम जो है वह है गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गै-लुसेक लॉ जो है ये यही साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम है गै-लुसेक। ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये सिंपल होल नंबर में होता है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दीजिएगा तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये सिंपल होल नंबर में आएगा, है ना। यही जो है इसका डिफिनीशन है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना रहा है, बैलेंस कर लेंगे 2HCl। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं जी, रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये नियम कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा। तो हाइड्रोजन के आगे जो लगा है उसी को हम लोग वॉल्यूम मान लेते हैं। कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा है, इसका मतलब तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 1 है। वैसे ही क्लोरीन का वॉल्यूम कितना है, 1 है। और HCl का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि आगे कितना लगा है, 2। यहाँ पर देखिए ये जो रेशियो आ रहा है ये होल नंबर दिख रहा है 1:1:2। कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो यही जो नियम कहलाता है ये गै-लुसेक लॉ होता है। और ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना। यही नियम जो है आपको यहाँ पर लिख कर बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल होल नंबर में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। चलिए अगला जो नियम है वह है एवोगाद्रो नियम, और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आखिरी नियम है, लास्ट नियम है। एवोगाद्रो लॉ को जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम जो है लगभग मोहल्ले भर के लोगों के साथ मिलकर इनका नाम लगभग रखा गया था। तुम लोग देखो इनका नाम कैसा है, पहली बार मैंने ऐसा नाम देखा है। लोरेंजो नोमानो अमेडो कार्लो एवोगाद्रो डी वारेका ईडी कैरेटो नाम है कि मतलब दोस्तों का नाम है कि पता है कि जिला है, पता ही नहीं चल रहा है। इतना बड़ा नाम के साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया था जिसका नाम है एवोगाद्रो लॉ। इसको आप पढ़िए। ये क्या होता है, ये भी जो है सेम कांस्टेंट और टेम्परेचर पर ये नियम कहता है कि अगर टेम्परेचर और
प्रेशर को आप निश्चित कर दीजिएगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल के या मोल के। वॉल्यूम जो होता है वो गैस का, वो मोल के या मॉलिक्यूल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम जो है गैस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल के। कब? जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। इसका मतलब है कि आप मॉलिक्यूल को बढ़ाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल को बढ़ाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम को बढ़ाइएगा मॉलिक्यूल बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे, और ये भी बोले थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको हर जगह मिलेगा। तो डायरेक्टली का मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, और इन्वर्सली का मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा उल्टा काम करेगा, मतलब घटे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आप सबने जो है बर्थडे मनाया होगा, है ना, या फिर आप नहीं मनाए होंगे तो दूसरे का बर्थडे आप मनाए होंगे, तो उसमें आप गुब्बारा फुलाए होंगे, बैलून। तो जब आप बैलून में फूंक मारते हैं तो वास्तव में क्या होता है, आप एयर के मॉलिक्यूल को बढ़ा रहे हैं। और जब आप मॉलिक्यूल को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम जो है बैलून का वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये जो नियम है वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एवोगाद्रो लॉ को। ये जो फिनोमिनन आप देख रहे हैं ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एवोगाद्रो लॉ को, कि मॉलिक्यूल हम लोग बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आप टायर में हवा भरते हैं तो ये भी किस लॉ को बता रहा है, एवोगाद्रो लॉ को। जैसे ही आप टायर में हवा भर रहे हैं मतलब एयर का मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, और मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि एवोगाद्रो लॉ, गै-लुसेक लॉ को के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आपका स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का एक टॉपिक है वहां पर, यहाँ पर पीबी इज इक्वल टू एनआरटी आता है, इसी में ये सब नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा जो है नियम है जिसको बोलते हैं एवोगाद्रो लॉ। अब देखिए एक इसमें टर्म आता है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, अगर किसी सबस्टांस का, है ना, एवोगाद्रो नंबर जो है ये 6 गुना 6.022 इंटू 10⁻³ इतने नंबर को हम लोग बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर। और अगर किसी सब्सटेंस का नंबर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया तो उसको बोला जाता है कि वो 1 मोल के बराबर हो गया, है ना। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर जो है सिंपल एक नंबर है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। और जब किसी सबस्टांस का नंबर अगर एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सीखा। आई होप आप सबको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो है मोल कंसेप्ट में आपका बेसिक चल रहा था। अब अगले लेक्चर से जो है आपका प्रॉपर मोल शुरू होगा, जिसमें हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, मोल होता क्या है ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये रहा आपका टॉपिक। अब देखिए लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, अब इसका समरी एक बार ले लेते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसको फर्दर 5 नियम में बांटा गया है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, जिसको एंटोनी लेवॉइजर साहब ने दिया था। दूसरा जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसी को कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को प्रोस्ट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, इसको डाल्टन साहब ने दिया था। गे-लुसेक लॉ, गै-लुसेक साहब ने ही दिया था। और एवोगाद्रो लॉ जो है ये नाम से ही क्लियर चल रहा है कि एवोगाद्रो साहब ने इसको दिया था। तो आई होप आप सबको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को और बेटर तरीके से जांच सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।